बिहार बोर्ड क्लास 7 साइंस विषय के 12वें अध्याय अम्ल, क्षार और लवण में आप सभी बच्चों का स्वागत है। बच्चों, ये जो चैप्टर है हमारा बहुत ही ख़ास होने वाला है। इस चैप्टर को आप बहुत ध्यान से देखें, समझें और याद रखें। सबसे पहले हम इस चैप्टर के जो मुख्य बिंदु हैं, जो ख़ास तथ्य हैं, उसको हमने नोट किया हुआ है। इसको आप ध्यान से देखें, इसको नोट करें या फिर आप इसे स्क्रीनशॉट लेके रखें और उसके बाद हम फिर चैप्टर में दिए गए तथ्यों को भी पुस्तक की सहायता से देखेंगे। तो सबसे पहले जैसा कि आप जानते हैं कि अम्ल को हम एसिड कहते हैं, क्षार को हम बेस कहते हैं और लवण यानी कि इसे हम सॉल्ट कहेंगे। तो इस चैप्टर में हमें ये देखना है कि हम इन चीज़ों की पहचान कैसे करेंगे। बेसिकली जो ये चैप्टर है वो इस तरह से इंट्रोड्यूस किया जा रहा है कि हम अम्ल यानी कि एसिड्स, क्षार यानी कि बेसिस और लवण यानी कि सॉल्ट्स की जो है पहचान कैसे करते हैं। तो सबसे पहला जो पॉइंट है वो इस तरह से है कि अम्ल जो होता है, जो एसिड होते हैं, वो टेस्ट में, स्वाद में खट्टे होते हैं और जो क्षार होता है यानी कि बेस प्रायः स्वाद में कड़वा होता है, एक्रिड होता है तथा उनको जब हम टच करते हैं उनका जो स्पर्श होता है वो साबुन के जैसा होता है, यानी कि उसमें फिसलन होती है। इस तरह से आप देख सकते हैं कि एसिड जो है, जिसे हम अम्ल कहेंगे, उसका जो टेस्ट है वो खट्टा या सोर होता है, जैसे कि लेमन का, नींबू जिसे हम कह सकते हैं, विनेगर यानी कि सिरका। और वहीं जो बेस होता है उसका टेस्ट क्या होता है? कड़वा होता है, एक्रिड होता है ना, तीखा होता है। और ये जो है ना सोपी टू टच, यानी कि जब इसको हम छूते हैं तो ये फिसलता है, साबुन के जैसा मालूम पड़ता है। एक और पॉइंट है कि वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं, जिसमें इन दोनों का कोई गुण नहीं होता है, ऐसे पदार्थ जो है वो न्यूट्रल यानी कि उदासीन कहलाते हैं। वे पदार्थ जो ना तो अम्लीय होते हैं और ना ही क्षारीय होते हैं, उदासीन यानी कि न्यूट्रल कहलाते हैं। चलिए, जब हम अम्ल और क्षार को एक दूसरे से मिलाते हैं, अम्ल और क्षार एक दूसरे को उदासीन करके लवण का निर्माण करते हैं, सॉल्ट बनाते हैं। यानी कि जब हम अम्ल और क्षार को मिलाएंगे तो इससे क्या बनेगा? लवण बनेगा, सॉल्ट बनेगा, साथ ही पानी यानी कि वाटर, और उसके साथ साथ ऊष्मा जो है निकलेगी, हीट जनरेट होगा। अगला पॉइंट है कि ऐसे पदार्थ जिसके द्वारा किसी पदार्थ के अम्लीय एवं क्षारीय होने की जांच करते हैं उसे सूचक या इंडिकेटर कहते हैं। देखिए बच्चों, हम सभी अम्ल या क्षारों को जिसकी जानकारी हमें नहीं है उसे हम डायरेक्टली ज़ुबान पे रख के टेस्ट नहीं कर सकते, क्योंकि इससे जो है हमारा ज़ुबान जल सकता है, हमारे स्किन को हानि पहुंच सकता है। तो जिन एसिड्स के बारे में हमें पहचान नहीं है उसको हम डायरेक्टली सिर्फ टेस्ट करके पहचान नहीं सकते हैं। ये हमारे लिए हानिकारक हो सकता है और इससे जो है हमें हानि पहुंच सकता है। तो इसके लिए कुछ अन्य सूचकों का होना आवश्यक है जिससे हम पता कर पाएँ कि बॉटल में रखा हुआ जो लिक्विड है वो अम्ल है यानी कि एसिड है या फिर बेस है। तो इसको पहचानने के लिए जो इसके जो सूचक हैं, इंडिकेटर्स हैं, उनको हमें जानना बहुत ज़रूरी है। तो यहाँ पे हम 4 सूचकों के बारे में पढ़ेंगे, जिसमें से सबसे पहला जो है वो है लिटमस पत्र, जिसको हम लिटमस पेपर कहेंगे। लिटमस पेपर 2 कलर में आते हैं, एक लाल का कलर का आता है, एक नीले कलर का आता है। तो जब हम अम्ल में नीले लिटमस को डालते हैं, नीले लिटमस पेपर को डालते हैं अम्ल में यानी कि एसिड में, तो ये लाल हो जाता है। और जब हम क्षार में लाल लिटमस को डालते हैं तो वो उसे नीला कर देता है। इसे हम बहुत ही आसानी से याद रख सकते हैं। इसके लिए आपको याद रखना है बार। बार का मतलब क्या होगा? बी फॉर ब्लू, यानी कि नीला लिटमस पत्र। ये लाल कब हो जाएगा? जब हम इसमें एसिड मिलाएंगे।
एसिड में डालने पर ये ब्लू से क्या हो जाएगा, रेड हो जाएगा। तो इसको याद रखने के लिए हम बार याद कर सकते हैं। बी फॉर ब्लू यानी कि ब्लू लिटमस पत्र क्या किस में बदल जाना है, रेड में बदल जाना है। और ये किस में होना है, ए यानी ए फॉर एसिड में होता है। यानी कि जब हम एसिड में ब्लू लिटमस पत्र को डालते हैं, नीले लिटमस पत्र को डालते हैं, तो वो रेड यानी कि लाल हो जाता है। और इसी का अपोजिट क्षार में क्या होता है, क्षार में क्या होता है, रेड लिटमस पत्र जो है वो ब्लू हो जाते हैं। तो इसको इस तरह से याद रख सकते हैं, R2 ब्लू जो है वो बेस में होता है, रेड टू ब्लू जो है वो बेस में होता है यानी कि क्षार में होता है। अब ये जो लिटमस पत्र है वो एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र जो है वो जो बनाया जाता है लाइकेन से बनाया जाता है। लाइकेन क्या होता है, ये काई होता है। और ये काई जो है इसके अंदर शैवाल और कवक दोनों होते हैं। शैवाल और कवक मिलकर ही काई का निर्माण करते हैं। शैवाल को हम एल्गे बोलते हैं, एल्जे बोलते हैं, और कवक को हम फंगस भी कहते हैं। तो ये काई से जो है प्रोसेस करके लिटमस पत्र बनाया जाता है। जो काई हरे हरे कलर का आप देखे होंगे, बरसात के दिनों में बहुत जगह पे लग जाता है काई, ठीक है ना। तो ये काई की सहायता से जो ही लिटमस पत्र बनाया जाता है। जो दूसरा हमारा सूचक है वो है हल्दी यानी कि टर्मरिक, जो कि आपको किचन में भी मिल जाता है, हल्दी पाउडर। तो हल्दी जो पीले रंग का होता है उसे जब हम किसी बेस में डालते हैं यानी कि क्षार में डालते हैं तो इसका रंग जो है वो लाल हो जाता है। पीला से क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। जब कभी आपके शर्ट पे या कपड़े पे ग्रेवी अगर गिर जाता है शर्ट पे, और जब हम उसको धोते हैं तो उसका कलर क्या हो जाता है, क्षार में जब हम मिलाते हैं उसको वॉशिंग पाउडर में तो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। उसका जो दाग है वो लाल कलर का हो जाता है। तो इससे ये प्रूफ होता है कि जब हम हल्दी को क्षार में डालते हैं यानी कि पीले रंग को जब हम क्षार में डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, लाल हो जाता है। और एसिड में है, एसिड में जब हम हल्दी के रंग को डालते हैं यानी कि पीले रंग को डालते हैं तो उसमें कोई प्रभाव नहीं होता है। और वहीं जो उदासीन विलयन होता है, जो न्यूट्रल होता है, उसमें भी इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हल्दी यानी कि पीले रंग को जो है सिर्फ क्षार में जब आप डालेंगे तो उसका कलर जो है वो लाल हो जाता है। तीसरा जो एक सूचक है वो है उड़हल यानी कि एक तरह का फूल है जिसको हम गुड़हल भी कहते हैं। ये जो फूल आप देख रहे हैं ना, ये गुड़हल का फूल है, ठीक है ना। तो जब आप इसको पीस करके जब आप इस गुड़हल के फूल को पीस करके एक इसका लिक्विड बना लेंगे और इस लिक्विड को जब हम बेस में डालते हैं तो बेस में डालने पर इसका रंग क्या हो जाता है, हरा हो जाता है। उड़हल के फूल को जब आप पीस कर उसके लिक्विड को जब आप बेस में डालेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हरा हो जाएगा। और जब हम एसिड में डालते हैं, अम्ल में जब उसको डालेंगे तो उसका रंग जो है वो क्या हो जाएगा, लाल या फिर ऑरेंज कलर का हो जाएगा। तो इस प्रकार हम उड़हल से जो है पहचान सकते हैं कि जो लिक्विड है वो बेस है या एसिड है, क्षार है या फिर अम्ल है। जो चौथा सूचक है बच्चों वो है फिनाफ्थलीन। और फिनाफ्थलीन को जब हम अम्ल में डालते हैं तो इसके रंग में कोई परिवर्तन नहीं होता है, ये रंगहीन ही होता है, सेम कलर का ही रहेगा। और जब हम इसको क्षार में डालते हैं, फिनाफ्थलीन को जब हम क्षार में डालते हैं या फिनाफ्थलीन पे जब हम क्षार डालते हैं तो वो क्या हो जाता है, पिंक कलर का हो जाता है, गुलाबी कलर का हो जाता है। जबकि ये उदासीन या न्यूट्रल जो विलयन होता है उसमें इसके कलर में कोई बदलाव नहीं आता है। तो इस प्रकार ये 4 सूचक थे जिसकी सहायता से हम जो है पहचान कर सकते हैं कि विलयन जो है वो अम्ल है, क्षार है या फिर उदासीन है। और आइए स्टूडेंट्स अब हम पुस्तक की सहायता से इसके कुछ खास तथ्यों को जानते हैं। तो यहाँ पे शुरुआत हो रहा है कि सत्यम अपने विद्यालय के एनुअल सेरेमनी में जादू दिखा रहा था। उसने अपने हाथों में एक पीले रुमाल को हिलाया, फिर उसने पारदर्शी द्रव से भरे कांच के गिलास में रुमाल को डाला
गिलास में डालते ही रुमाल का रंग जो है वो लाल हो गया। तो क्या सत्यम जो है वो जादू दिखा रहा था या फिर उसने जो है कुछ और किया? तो आप बता सकते हैं कि इस गिलास में क्या था? अभी अभी हमने जो तथ्य पढ़े थे उसमें क्या हमने पढ़ा था कि हल्दी जो है, हल्दी जो एक सूचक है, इसको जब हम क्षार में डालते हैं तो क्षार में डालने पे जो पीला रंग है वो क्या हो जाता है? लाल रंग में बदल जाता है। तो यहाँ पे ये जो पीले रंग का रुमाल है वो लाल क्यों हो गया? क्योंकि इसके गिलास में ये जो लिक्विड है वो क्षार है, बेस है, और बेस में जब हम किसी पीले रंग को ले जाते हैं तो वो क्या हो जाता है? अभिक्रिया करके वो लाल रंग का हो जाता है। तो ये जो है यहाँ पे लाल रंग था। इसके साथ ही बच्चों यहाँ पे जितने भी क्रियाकलाप दिए गए हैं इसमें से ज़्यादातर को जो है करने के लिए आपको विद्यालय में ही ये पॉसिबल हो पाएगा, है ना। तो हम खास इसके जो तथ्य हैं उसको ही जानते हैं। यहाँ पे जैसे आपको जो भी क्रियाकलाप दिए गए थे उसका जो रिजल्ट निकल के आता है वो इस प्रकार है कि हल्दी पत्र, उड़हल जो एक प्रकार का फूल है, उड़हल पत्र एवं कर्मी पत्र पर चूने का पानी डालने पर कुछ में रंग बदलता है और कुछ में रंग नहीं बदलता है। नींबू का रस उड़हल के रंग को गहरा गुलाबी यानी कि मैजेंटा कर देता है, परंतु हल्दी पर इसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। जबकि साबुन के विलयन हल्दी को लाल कर देता है और उड़हल को क्या करता है? हरा कर देता है ना। तो आगे हम ये भी जानते हैं बच्चों कि नींबू के रस जैसा परीक्षण देने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, इसकी सूची आपको बनानी है। ऐसे पदार्थ जो कि खट्टे होते हैं, नींबू के रस जैसे होते हैं, वो क्या कहलाते हैं? अम्लीय कहलाते हैं। अगला जो पॉइंट है, साबुन के विलयन जैसा परीक्षण देने वाले पदार्थ कौन कौन से हैं, इसका लिस्ट आपने बनाना है। ऐसे पदार्थ जो साबुन के विलयन जैसे होते हैं उनको हम क्या कहते हैं? क्षारीय कहते हैं। और उसके साथ साथ जो है हमने पढ़ा था अभी कि हम क्षारों को या फिर एसिड्स को यानी कि अम्ल को पहचानने के लिए हमें सूचक की आवश्यकता होती है, इंडिकेटर्स की आवश्यकता होती है, जिसमें पहला था लिटमस जो कि एक प्राकृतिक सूचक है। लिटमस पत्र के बारे में अभी हमने पढ़ा भी था। लिटमस लाइकेन यानी कि लाइकेन नामक फफूंद और शैवाल के कॉलोनी के एक्सट्रैक्ट से बनाया जाता है। ये हमने अभी अभी पढ़ा भी था कि जो इंडिकेटर्स में सबसे पहले था वो था लिटमस पत्र या लिटमस पेपर, है ना। ऐसे विलयन जो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं उन्हें हम अम्लीय विलयन कहते हैं, और कुछ ऐसे भी विलयन हैं जो लाल लिटमस को नीला कर देते हैं उन्हें हम क्षारीय विलयन कहते हैं। और जिस विलयन में वे विलयन जिनका नीले और लाल लिटमस पत्र पर कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है उन्हें हम उदासीन विलयन या फिर न्यूट्रल कहते हैं। तो ये सारे तथ्य हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। बाकी इस चैप्टर का जो है आप पूरे डिटेल्स में अध्ययन कर सकते हैं, और बाकी के चीज़ों के लिए जो डाउट्स है उसको क्लियर करने के लिए आप स्कूल की जो प्रयोगशाला है वहाँ पे जाके आप इसके क्रियाकलापों को जब करेंगे तब जाके ये सारा जो है, लेकिन जो इसका एक्सट्रैक्ट था, जो इसके पॉइंट्स थे, वो हमने नोट के तौर पे आपको पहले ही बता दिए। तो बच्चों ये जो यहाँ पे एक टेबल के माध्यम से दिया गया है, तो सबसे पहले कुछ अम्लों के नाम है, कुछ एसिड्स हैं उसके नाम दिए गए हैं, और ये एसिड्स जो है किस में पाया जाता है ये बताया गया है। तो ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। जैसे कि एक एसिड है एसिटिक अम्ल, और ये एसिटिक अम्ल किस में पाया जाता है? सिरका में पाया जाता है। दूसरा है फॉर्मिक अम्ल। फॉर्मिक अम्ल जो है वो चींटी जब काट लेती है आपको तो उसके डंक से जो है ये फॉर्मिक अम्ल जो है हमारे शरीर में जो है टच करता है या उसके भीतर चला जाता है, जिससे हमें खुजली होने लगती है। और तीसरा जो है साइट्रिक अम्ल। साइट्रिक एसिड जो है वो नींबू कुल के सिट्रस फल जैसे संतरा, नींबू आदि में पाया जाता है, इसमें साइट्रिक एसिड होता है। उसके बाद होता है लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल जो है वो दही में पाया जाता है।
जैसे कि हमने पढ़ा था कि दूध से दही बनाने में लैक्टोबैसिलस नामक एक जीवाणु है जो हेल्प करता है, और उसी लैक्टोबैसिलस से जो है लैक्टिक अम्ल भी दही में आता है। उसके बाद हम देखते हैं ऑक्सेलिक अम्ल। ये भी एक ऑक्सेलिक एसिड है जो कि पालक में पाया जाता है। इसका जो सोर्स है वो है पालक, स्पिनेच, जो एक प्रकार का साग होता है। और उसके बाद है एस्कॉर्बिक अम्ल, जो विटामिन सी का स्रोत होता है। ये जो है ज़्यादातर आंवला और दूसरे सिट्रस फलों में पाए जाते हैं। और एक बहुत ही ख़ास जो अम्ल है, इम्पोर्टेंट है, ये है टार्ट्रिक अम्ल। टार्ट्रिक एसिड जो है इमली, अंगूर, कच्चे आम, इस तरह के चीज़ों में पाया जाता है। ठीक है ना। तो ये ऊपर बताए गए सभी अम्ल प्रकृति में पाए जाते हैं, ये कुछ भी बनाया नहीं गया है। ये क्या होता है, प्रकृति में पाए जाने वाले जो पदार्थ हैं, जो फल हैं, इन चीज़ों में पाए जाते हैं। और दूसरा क्षार का एक लिस्ट यहाँ पे दिया गया है नेक्स्ट पेज पे, जो कि ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट है कि ये क्षार का नाम, यहाँ पे कुछ क्षारों के नाम दिए गए हैं, बेसिस के नाम दिए गए हैं, और ये किन में पाया जाता है ये आपको बताया गया है। तो जो सबसे पहला है कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जो है वो चूने का पानी इसमें पाया जाता है। उसके बाद है अमोनियम हाइड्रोक्साइड, जो कि खिड़की के कांच आदि साफ करने के लिए उपयुक्त मार्जक के तौर पे इस्तेमाल किया जाता है। उसके बाद सोडियम हाइड्रोक्साइड या पोटेशियम हाइड्रोक्साइड, ये साबुन में पाया जाता है, ये भी क्षार है। और एक अन्य जो क्षार है वो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। ये दूधिया मैग्नीशियम या मिल्क ऑफ मैग्नीशियम में पाया जाता है। चलिए, यहाँ पे एक वार्निंग दिया गया है कि प्रयोगशाला में अम्लों और क्षारों के रख रखाव तथा उपयोग में अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए, क्योंकि ये संक्षारक प्रकृति के होते हैं जो त्वचा में जलन उत्पन्न करते हैं और उसे हानि पहुंचाते हैं। आपका जो स्किन है वो जल भी सकता है। तो हमें बहुत सावधानी पूर्वक, अगर आप स्कूल के लैब में जाते हैं तो वहाँ पे आपको सावधानी पूर्वक विदाउट टीचर के परमिशन के या उनके बिना प्रेजेंस में आप कुछ भी चीज़ों को टच मत करो। ठीक है। और आगे जो है यहाँ पे अम्ल और क्षार का आपसी संबंध या उदासीनीकरण, न्यूट्रलाइजेशन। अभी हमने एक पॉइंट में पढ़ा भी था कि जब हम अम्ल और क्षार को बराबर मात्रा में मिलाते हैं तो इससे हमको क्या, कौन सा विलयन मिलता है, उदासीन विलयन मिलता है, यानी कि न्यूट्रल हो जाता है ये, है ना। जब विलयन क्षारीय होता है तो फिनाफ्थिलिन गुलाबी रंग देता है, ये तो हमने पढ़ा भी था अभी जो पॉइंट टू पॉइंट हम लोग पढ़ रहे थे। इसके विपरीत जब विलयन अम्लीय होता है तो यह रंगहीन रहता है, ये भी हमने पढ़ लिया है। तो उदासीनीकरण एक्चुअली होता क्या है, इसके बारे में सबसे पहले हमें जानना है कि अम्ल और क्षार एक निश्चित मात्रा में आपस में मिलने पर विलयन की प्रकृति न तो अम्लीय रहती है और ना ही क्षारीय। दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं कि अम्ल तथा क्षार दोनों की ही प्रकृति लुप्त हो जाती है। इस प्रकार बना विलयन ना तो अम्लीय होता है और ना ही क्षारीय। तो इस क्रिया को हम उदासीनीकरण कहते हैं। ये एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। अच्छा, उदासीनीकरण अभिक्रिया में सदैव ऊष्मा निकलती है, हीट निकलता है। विमुक्त ऊष्मा से अभिक्रिया मिश्रण का ताप बढ़ जाता है ना। जब हम किसी क्षार और अम्ल को मिलाते हैं तो उससे जो है लवण का निर्माण होता है और साथ ही साथ उस विलयन से बहुत ज़्यादा हीट निकलता है, साथ ही पानी भी बनता है। तो लवण अम्लीय, क्षारीय अथवा उदासीन प्रकृति का हो सकता है। लवण में ये तीनों प्रकृति हो सकते हैं। इस अभिक्रिया को हम इस प्रकार दिखा सकते हैं कि अम्ल और क्षार को जब हम मिलाते हैं तो उससे हमें लवण, जल और ऊष्मा की प्राप्ति होती है। उदाहरण के लिए यहाँ पे देखें, उदाहरण के लिए नमक का अम्ल यानी कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल को कास्टिक सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोक्साइड के विलयन से उदासीन करने पर नमक यानी कि सोडियम क्लोराइड बनता है जो लवण होता है। यहाँ पे देखिए एक दिया गया है, एक एसिड है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl। इसको जब हम एक सोडियम हाइड्रोक्साइड जो कि एक क्षार है
NaOH के साथ मिलाते हैं तो हमें क्या मिलता है, सोडियम क्लोराइड NaCl प्लस जल मिलता है, जिसका रासायनिक नाम होता है H2O, और उसके साथ साथ हमें ऊष्मा की प्राप्ति होती है, यानी कि हीट भी प्राप्त होता है। चलिए आगे कुछ और तथ्य दिए गए हैं, इसको हम पढ़ते हैं। अपचन यानी कि इनडाइजेशन। हमारे आमाशय में हाइड्रोक्लोरिक अम्ल पाया जाता है। आप जंतुओं में पोषण अध्याय में पढ़ चुके हैं, ये हमने पढ़ा भी है कि यह भोजन को पचाने में हमारी सहायता करता है, लेकिन आमाशय में अम्ल की आवश्यकता से अधिक मात्रा होने से अपाचन हो जाता है। लेकिन कभी कभी जब हम बहुत ज़्यादा एसिड वाले प्रोडक्ट को खा लेते हैं, जिससे हमारे शरीर में एसिड की जो मात्रा है वो काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाती है, जिससे हमें इंडाइजेशन हो जाता है ना, एसिडिटी जिसको आप बोलते हैं। एसिडिटी होने के कारण जो है इंडाइजेशन होता है, खाना सही से पचता नहीं है। कभी कभी अपाचन काफ़ी कष्टदायक भी होता है। अपाचन से मुक्ति पाने के लिए हम दूध या मैग्नीशिया जैसा कोई प्रति अम्ल लेते हैं। प्रति अम्ल क्या होता है, एंटी एसिड होता है, यानी कि एसिड को खत्म करता है, एक प्रकार का क्षार होता है जिसमें मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड होता है। यह अत्यधिक अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, यानी कि न्यूट्रल कर देता है। जब कभी भी हम लोगों को एसिडिटी होती है तो हम जो भी दवाइयाँ लेते हैं तो उसमें क्या पाया जाता है, क्षार पाया जाता है, जो कि क्या करता है, ये जो अम्ल की जो अधिकता है उसको उदासीन कर देता है। जैसे इनो वगैरह जो हम लोग लेते हैं ना, उसमें क्षार पाया जाता है। चलिए आगे है चींटी एवं मधुमक्खी का डंक। कई बार हमें चींटी एवं मधुमक्खी में से कोई भी काट लेती है तो हमें जो है काफ़ी खुजली का एहसास होने लगता है, जलन होता है। तो चींटी के काटने पर त्वचा में क्या होता है, अम्लीय द्रव जो फार्मिक अम्ल होता है वो चला जाता है, जिसके कारण त्वचा में जलन पैदा होती है। डंक के अम्लीय प्रभाव को नमी युक्त खाने का सोडा यानी कि सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, उसमें जब हम खाने का जो बेकिंग सोडा होता है उसको अगर लगा लेंगे तो उसमें काफ़ी आराम मिलता है, अथवा कैलेमाइन विलियन मिलाकर उदासीन किया जा सकता है, जिसके उपरांत त्वचा की जलन क्या होती है, समाप्त हो जाती है। आगे है मृदा उपचार। मृदा यानी कि सॉइल ट्रीटमेंट। आपने कभी देखा है कि खेतों में फसलों की पैदावार या पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती? ऐसा इसलिए होता है क्योंकि रासायनिक उर्वरकों का अत्यधिक उपयोग होने से मिट्टी अम्लीय या क्षारीय हो जाता है। जब हम उसमें जो केमिकल खाद वगैरह ज़्यादा इस्तेमाल करते हैं तो कई बार ऐसा होता है, या तो एसिड बढ़ जाता है मिट्टी के अंदर या फिर क्षार बढ़ जाता है। यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय या अत्यधिक क्षारीय हो जाती है तो पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती, उससे जो है पौधों की वृद्धि अच्छी नहीं होती। यदि मिट्टी अत्यधिक अम्लीय होती है तो उसमें हम कली चूना यानी कि कैल्शियम ऑक्साइड अथवा बुझा हुआ कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जैसे क्षारों की उचित मात्रा डालकर अम्लों के उदासीनीकरण द्वारा पौधों की वृद्धि बढ़ाई जाती है। यदि मिट्टी क्षारीय हो तो इसमें जैव पदार्थ मिलाए जाते हैं। जैव पदार्थ मिट्टी में अम्ल विमुक्त करते हैं जो उनकी क्षारीय प्रकृति को उदासीन कर देते हैं। तो आगे कुछ पॉइंट दिए गए हैं कारखानों का अपशिष्ट करके, यानी कि वेस्टेज ऑफ फैक्ट्रीज। हमने एक चैप्टर पढ़ा था, चैप्टर नंबर 9 गंदे जल का निपटान, उसमें भी हम इन पॉइंट्स को पढ़ चुके हैं। आपने सुना होगा कि नदियां एवं तालाब की मछली अधिक संख्या में मर गई या उसके शरीर पर घाव हो गया। ऐसा क्यों होता है? कारखानों के कचरे में अम्लीय पदार्थ मिश्रित होते हैं। जब हम इसको विदाउट ट्रीटमेंट किए हुए डायरेक्टली अगर नदियों में बहा देते हैं तो इसी अम्लीय पदार्थ के पानी में बहाने या विसर्जित होने से जलीय जीव क्या होते हैं, नष्ट हो जाते हैं या उनको हानि पहुंचने लगती है। यही कारण है कि कारखाने के अपशिष्ट पदार्थ को पानी में विसर्जित होने से पहले क्षारीय पदार्थ मिलाकर उदासीन किया जाता है, तब जाके आप इसको नदी नालों में बहा सकते हैं। डायरेक्टली जो है गंदा पानी को नहीं बहाया जाता है। आगे है दांतों का क्षय। दांतों का क्षय अम्ल के कारण होता है। यह अम्ल हमारे मुंह में पाए जाने वाले कीटाणुओं से उत्पन्न होता है। भोजन करने पर इनके कण दांतों के बीच फंसे रह जाते हैं। इसी कण के सड़ने से कीटाणु उत्पन्न होते हैं। टूथपेस्ट जो एक क्षार है,
इससे दांतों के अम्ल उदासीन हो जाते हैं और दांतों का जो क्षय है वो रुक जाता है। तो इस प्रकार हमने इन शॉर्ट इस चैप्टर में दिए गए तथ्यों को जान लिया है। आई होप कि आपको ये जो मैंने पॉइंट आपको बताए हैं ये आपको समझ आए होंगे। ख़ास तौर से जो पॉइंट हमने आपको शुरू में बताए थे, इसको ज़रूर से आपको ये वाला जो पॉइंट हमने आपको बताया था ये आपको ज़रूर से अच्छे से याद रखना है और यही आपको ज़्यादा जो है हेल्प करेगा, आपके कॉन्सेप्ट को क्लियर करेगा। अभ्यास में जो पहला प्रश्न है वो है रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। तो फिल इन द ब्लैंक्स है। यहाँ पे जो पहला है, अम्ल नीले लिटमस पत्र को कर देता है। तो अम्ल जो है वो नीले लिटमस पत्र को क्या करता है, लाल कर देता है। तो यहाँ पे आप लाल भर लें। दूसरा है अम्ल का स्वाद खाली स्थान और क्षार का स्वाद खाली स्थान होता है। तो यहाँ पे आपको भरना है कि अम्ल का स्वाद खट्टा और क्षार का स्वाद कड़वा होता है। तो यहाँ पे आपको भरना है खट्टा और कड़वा। तीसरा जो है वह है उदासीनीकरण अभिक्रिया में खाली स्थान और खाली स्थान बनते हैं। तो उदासीनीकरण जब हम करते हैं, न्यूट्रलाइजेशन करते हैं, तो उसमें क्या बनता है, लवण और जल का निर्माण होता है। तो इसमें भरेंगे हम लवण और जल। चलिए, हल्दी पत्र पर खड़िया पाउडर घोल डालने से इसका रंग हो जाता है। तो यहाँ पे आपको भरना है लाल हो जाता है। अगला जो प्रश्न है वो है नीला थोथा यानी कि कॉपर सल्फेट एक डैश 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 है। तो नीला थोथा या कॉपर सल्फेट एक लवण है। तो इसको हम लिखेंगे लवण। अगला जो प्रश्न है वो है प्रश्न नंबर 2, जो कि कहता है मिलान कीजिए। क्या करना है आपको, यहाँ पे कॉलम का और कॉलम खा दिए गए हैं, इसको हमने क्या करना है, मिलान करना है। मिलान करके बताना है। जैसे फिनाफ्थिलिन, फिनाफ्थिलिन क्या है, एक प्रकार का सूचक है, इंडिकेटर है, जिससे जो है हम पता लगाते हैं कि वो क्षार है या अम्ल है। तो इसका क्या होगा, सी में जाएगा। ये पहला जो है वो होगा सी। फिनाफ्थिलिन एक प्रकार का सूचक है, ध्यान से देख लीजिए। उसके बाद है अंगूर। तो अंगूर में कौन सा एसिड पाया जाता है, टार्ट्रिक एसिड। तो इसका होगा टार्ट्रिक अम्ल। अंगूर कहाँ से जाके मिलेगा, टार्ट्रिक अम्ल से जाके मिलेगा। और कली चूना जो है, कली चूना एक प्रकार का क्या होता है, ये एक प्रकार का क्षार होता है। तो इसको हम कली चूना को कहाँ लेके आएंगे, ई में लेके आएंगे, क्षार। ठीक है। लाल चींटी काटने से क्या होता है, फॉर्मिक एसिड जो है निकलता है। लाल चींटी काटने से क्या होता है, फॉर्मिक एसिड, ये निकल के आ जाएगा ए नंबर में। और वाटर कलर जो होता है वो उदासीन होता है। क्या होता है, उदासीन होता है, न्यूट्रल होता है। तो ये बी में चला जाएगा। ठीक है ना। तो इस प्रकार हमने मिला दिया। अगर आप और अच्छे से लिखना चाहते हैं तो पहला का जो उत्तर होगा वो होगा सी। ठीक है। जो दूसरा अंगूर है वो उसका होगा उत्तर डी, डी से ये मिलेगा। तीसरा जो कली चूना है, कली चूना क्या होता है, क्षार है एक प्रकार का, तो ये ई हो जाएगा। और चौथा जो है लाल चींटी के काटने से क्या होता है, फॉर्मिक अम्ल, यानी कि ये ए हो जाएगा। ठीक है ना। और पांचवा का वाटर कलर का क्या होगा, वाटर कलर ये उदासीन होता है, तो बी होगा। इस प्रकार आपने मिलान भी कर लिया। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न में, जो कि है तीसरा प्रश्न। क्या कहता है, अम्लों एवं क्षारों के बीच अंतर बताइए। तो इसका उत्तर जो है आप इस प्रकार से लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, देखिए। चलिए, इसका उत्तर हम लिखेंगे अम्ल यानी कि एसिड। एसिड क्या होता है, अम्ल का स्वाद खट्टा होता है, यह नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। क्षार जो है, क्षार स्वाद में कड़वा होता है तथा यह लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है। तो ये उत्तर आप लिख लीजिए ध्यान से। ठीक है।
अगला प्रश्न जो है प्रश्न नंबर 4, उसमें लिखा है, देखिए ये थोड़ा सा बड़ा प्रश्न है, इसको हमने लिखा नहीं है कॉपी में, आप बुक से देख लीजिए। यहाँ पे क्या कहता है, चौथा प्रश्न जो है कहता है कि एक प्रयोगशाला में शिक्षक ने अम्ल और क्षार के 1-1 लीटर विलयन घोल बनाकर रखे। 2 बॉटल में 1 लीटर जो है क्षार है और एक में 1 लीटर अम्ल रखा गया है, एसिड रखा गया है, एक में बेस रखा गया है। अब क्या होता है कि अम्ल के विलयन की 10 बूंदों से क्षार की 10 बूंदों का उदासीकरण होता है ना। यानी कि 10 बूंद क्षार और 10 बूंद अगर अम्ल मिला दिया जाता है तो विलयन क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है। गलती से दोनों में से एक विलयन में पानी गिर गया। अब 2 बॉटल में से किसी एक बॉटल में क्या हुआ, पानी गिर गया। जब फिर से उदासीनीकरण किया गया तो अम्ल की 10 बूंदों के लिए क्षार की 15 बूंदें लगी। पहले 10-10 बूंद दोनों का लगता था, अब जो है क्षार का 15 बूंद लग रहा है। तो बतावें कि पानी किस घोल में गिरा था और कितना पानी गिरा होगा। तो बहुत आसानी से इसको आप समझ सकते हैं। देखिए, मान लिया जाए इसको इस तरह से, देखिए लॉजिकल, पहले पानी गिरने से पहले की जो अवस्था थी इस प्रकार थी। देखिए, पानी गिरने से पहले उदासीनीकरण के लिए लगता था अम्लीय विलयन जो 1 लीटर है टोटल, उसमें से 10 बूंद लगता था, और जो क्षारीय विलयन है 1 लीटर उसमें से भी 10 बूंद लगता था। ये पानी गिरने से पहले था कि 10-10 बूंद दोनों डालने से क्या होता था, जो विलयन है वो उदासीन हो जाता था। अब क्या हुआ, किसी एक बॉटल में पानी गिर गया, तो पानी गिरने के बाद क्षार का जो 10 बूंद पहले लगता था 15 बूंद लग रहा है। तो देखिए, पानी गिरने के बाद की जो अवस्था है उसमें क्या है, 10 बूंदें अम्ल के लिए क्षार की 15 बूंदें लग रही है। अब पानी गिरने के बाद 10 बूंदें अम्ल के लिए क्षार की 15 बूंदें लगता है। मतलब जो पहले 10 लग रहा था क्षार, अब 15 बूंद लग रहा है। मतलब पहले से आधा बढ़ गया, मतलब 1.5 गुना हो गया, जो कि पहले से कितना है, 1.5 गुना है। तो अब अगर हम देखेंगे कि 1-1 लीटर अगर मिलाया जाए दोनों का, तो अब 1 लीटर अम्ल के लिए कितना क्षार लगेगा, 1.5 लीटर क्षार लगेगा, क्योंकि 10 बूंद के लिए 15 बूंद लग रहा है, आधा बढ़ गया है। तो उसी प्रकार 1 लीटर अम्ल के लिए क्षार कितना लगेगा, आधा बढ़ जाएगा क्षार। तो 1 लीटर और आधा लीटर मिलके कितना हो गया, 1.5 लीटर लगेगा। अतः इसका जो उत्तर होगा वो उत्तर इस प्रकार से लिख सकते हैं कि पानी क्षार में गिरा एवं आधा लीटर पानी गिरा था। कितना लीटर पानी गिरा था, आधा लीटर। तो इसको आप पुनः एक बार अच्छे से देख लीजिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, समझिए, है ना। यहाँ से यहाँ तक का पहले एक बार लीजिए, पानी गिरने से पहले की जो अवस्था है, और उसके बाद पानी गिरने के बाद जो हुआ वो इस प्रकार से हम लिख सकते हैं उत्तर में अपने। ठीक है, चलिए अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो कि है प्रश्न नंबर 5। और प्रश्न नंबर 5 में कहता है कि ऐसा क्यों होता है, रीजन बताना है आपको। इसमें 4 प्रश्न दिए गए हैं, ऐसा क्यों होता है में। पहला जो है वो है कि जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं। अति अम्लता का मतलब जब आपके पेट में एसिडिटी आ जाती है, मतलब अम्ल जो है बढ़ जाता है, तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। प्रति अम्ल क्या होता है, यानी कि इसके खिलाफ, अम्लता के खिलाफ काम करता है, एंटी एसिडिटी कह सकते हैं। इसकी गोली हम क्यों लेते हैं, या फिर इनो वगैरह या गैसोफास्ट वगैरह हम क्यों पीते हैं। चलिए, तो इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं। क्या है उत्तर, देखिए, जब आप अति अम्लता से पीड़ित होते हैं तो प्रति अम्ल की गोली लेते हैं। क्यों, प्रति अम्ल में क्षार होता है और यह अम्ल के प्रभाव को उदासीन कर देता है, जिससे अति अम्लता से पीड़ित व्यक्ति को आराम मिलता है या राहत मिलती है, आप लिख सकते हैं। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है कि ऐसा क्यों होता है कि जब चींटी काटती है तो त्वचा पर कैलेमाइन का विलयन लगाया जाता है। तो हमने पढ़ा था कि चींटी जब काटती है तो उससे फार्मिक एसिड निकलता है। तो हम लिखेंगे कि चींटी के काटने से फार्मिक अम्ल हमारे शरीर के भीतर चला जाता है, जिससे खुजली एवं
जलन होने लगता है। कैलेमाइन विलयन क्षारीय होता है, ठीक है ना। फार्मिक अम्ल क्या है, एक प्रकार का एसिड है, और कैलेमाइन विलयन क्या होता है, एक प्रकार का बेस होता है, क्षारीय होता है। और यह फार्मिक अम्ल के प्रभाव को क्या करता है, उदासीन कर देता है। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या हो जाते हैं, उदासीन हो जाते हैं, उसका दोनों का असर खत्म हो जाता है। तो इस तरह से जो है चींटी काटने से जब हम कैलेमाइन विलयन लगाते हैं तो हमको आराम मिलता है। चलिए तीसरा, ऐसा क्यों होता है कि कारखाने के अपशिष्ट को नदियों में बहाने से पहले उसे उदासीन किया जाता है, ऐसा क्यों होता है। तो हम लिख सकते हैं कि कारखानों के अपशिष्ट जो होते हैं उसमें ज़्यादातर अम्ल मिला होता है, अम्लीय होते हैं, और जब इन्हें नदी में बहा दिया जाता है तो जलीय जीवों को हानि होता है, जलीय जीवों को हानि हो सकती है और वे मर भी सकते हैं, या उनके शरीर पे जो है इन्फेक्शन हो सकता है ना, और वे मर भी सकते हैं। इसलिए अपशिष्ट को नदी में बहाने से पहले उदासीन किया जाता है। क्लियर है। अगला जो प्रश्न इसी में है कि ऐसा क्यों होता है कि ताजमहल की सुंदरता नष्ट होती जा रही है, ऐसा क्यों हो रहा है। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि ताजमहल के आसपास कारखानों से होने वाले प्रदूषण के कारण, देखिए इसको हमने थोड़ा संक्षिप्त में लिखा है, आप लिख सकते हैं कि प्रदूषण के कारण वहाँ पे क्या होता है, आसपास के वायुमंडल में जो है जो धुआं है या फिर उसमें CO2 गैस की मात्रा अधिक होने के कारण क्या होता है, उसमें अम्ल की मात्रा आ जाती है ना। तो हम लिखेंगे, शॉर्ट में लिखेंगे कि ताजमहल के आसपास कारखानों से होने वाले प्रदूषण के कारण, अम्लीय वर्षा होने के कारण यह रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप पत्थर में क्षरण शुरू कर देता है। ये जो एसिड जो है आसपास के वातावरण में मिल रहा है गंदगी के कारण, पॉल्यूशन के कारण, जब वर्षा होती है तो ये जो है अम्ल जो है बारिश के पानी के साथ नीचे गिरता है, जिसे हम अम्लीय वर्षा भी कहते हैं। ये खास तौर से जो इंडस्ट्रियल एरियाज़ होते हैं ना, जहाँ पे बहुत ज़्यादा धुआं निकलता है कारखानों से, वहाँ पे होता है। जैसे तेल शोधक कारखाना जहाँ पे होता है वहाँ पे ये ज़्यादा होता है। तो हम इसको लिख सकते हैं कि ताजमहल के आसपास कारखानों से होने वाले प्रदूषण के कारण, अम्लीय वर्षा होने के कारण यह रासायनिक क्रिया के फलस्वरूप पत्थर में क्षरण शुरू कर देता है, जिससे ताजमहल की सुंदरता नष्ट होती जा रही है। अगला जो प्रश्न है, प्रश्न नंबर 6, ये क्या कहता है। प्रश्न नंबर 6 कहता है कि उदासीनीकरण की प्रक्रिया के 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। उदासीनीकरण की प्रक्रिया को 2 उदाहरण देते हुए समझाइए। तो इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं, इसका उत्तर हम इस प्रकार से लिख सकते हैं कि जब अम्ल और क्षार को एक निश्चित मात्रा में आपस में मिलाते हैं तो विलयन की प्रकृति ना तो अम्लीय होती है और ना ही क्षारीय। इस क्रिया को उदासीनीकरण कहते हैं। यह एक रासायनिक परिवर्तन है क्योंकि इसमें एक नया पदार्थ बनता है। इसको हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, इसे हम इस प्रकार दिखा सकते हैं, अम्ल प्लस क्षार। जब अम्ल और क्षार मिलते हैं तो क्या बनता है, लवण, जल और ऊष्मा निकलता है, बहुत ज़्यादा हीट निकलता है। तो यहाँ पे हमको 2 उदाहरण भी देने के लिए कह रहा था, तो हम पहला उदाहरण देते हैं। जैसे कि हाइड्रोक्लोरिक अम्ल, जो कि एक प्रकार का एसिड होता है, अम्ल होता है, HCl। इसमें जब हम सोडियम हाइड्रोक्साइड मिलाते हैं, NaOH, जो कि एक प्रकार का क्षार है, तो इससे क्या बनता है, सोडियम क्लोराइड NaCl बनता है, जो कि एक प्रकार का लवण है, प्लस जल बनेगा जिसको हम H2O लिखेंगे, और उसके बाद ऊष्मा, ऊष्मा को हम हीट लिखेंगे। इसका जो दूसरा उदाहरण है वो इस प्रकार हम लिख सकते हैं। इसका जो दूसरा उदाहरण है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल H2SO4। इसमें जब हम कैल्शियम हाइड्रोक्साइड CaOH2 मिलाते हैं तो कैल्शियम सल्फेट बनता है, CaSO4, प्लस जल और प्लस हीट भी जनरेट होगा। तो ये हम 2 उदाहरण के थ्रू इसको लिख सकते हैं। अगला जो प्रश्न है थोड़ा सा ट्रिकी है। ये कहता है कि 3 बोतलों में अम्ल, क्षार और उदासीन विलयन दिए गए हैं। आपके पास 3 बोतल है, एक में क्या रखा है, एसिड है, एक में बेस है, और तीसरा जो है वो न्यूट्रल है, ठीक है ना।
और इस पे नाम नहीं लिखा है कि कौन अम्ल है, कौन क्षार है, कौन उदासीन है, परंतु इन बोतलों पर विलयन का नाम नहीं लिखा गया है। हल्दी पत्र द्वारा, हल्दी पत्र का रंग क्या होगा? पीला होगा। तो हल्दी पत्र द्वारा विलयन की पहचान आप कैसे करेंगे? तो जब हमने चैप्टर पढ़ा था तो उसमें हमने पढ़ा था सूचक में हल्दी यानी कि टर्मरिक का, जो कि पीले रंग का होता है, क्षार में डालने पे ये क्या होता है? लाल हो जाता है। चलिए, हमने जब पढ़ा था हल्दी को सूचक के रूप में, तो वहां पे हमने जाना था कि हल्दी का जो रंग है वो पीला होता है, और हल्दी को जब हम क्षार में मिलाते हैं या क्षार उस पर डालते हैं, बेस डालते हैं, तो उसका रंग क्या हो जाता है? लाल हो जाता है। इसका उत्तर हम इस प्रकार लिख सकते हैं। हमने जब इसका पॉइंट पढ़ा था चैप्टर का, वहाँ पे हमने जाना था कि टर्मरिक यानी जो हल्दी होता है जिसका रंग पीला होता है, जब क्षार उस पर डाला जाता है, बेस में डाला जाता है हल्दी पत्र या पीले रंग का हल्दी पत्र, तो उसमें क्या होता है? वो लाल हो जाता है क्षार में। बाकी एसिड और जो न्यूट्रल होते हैं यानी कि अम्ल और उदासीन में इसके कलर में कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो यहाँ पे 3 बॉटल में से सबसे पहले हम क्या करेंगे? जिस विलयन के डालने से हल्दी पत्र पीला से लाल हो जाएगा वह विलयन क्या होगा? क्षार का विलयन होगा। अब इस प्रकार क्या हुआ? एक हमने बॉटल को पहचान लिया कि इसमें क्षार है। अब बाकी जो 2 बॉटल बचे हैं उसमें से क्या करना है आपको? बाकी के 2 बॉटलों में से अब बचे हुए 2 बोतलों का विलयन, ये जो पीला से लाल हुआ है हल्दी पत्र अभी अभी क्षार के कारण, पीला वाला को नहीं करना है। जो पीला से लाल हो गया है हल्दी पत्र, उस पर फिर से इन दोनों बोतलों से जो विलयन है डालेंगे, और जिस विलयन से यह पुनः लाल से पीला हो जाएगा वह विलयन क्या होगा? अम्ल का होगा। और जिस विलयन से कोई प्रभाव नहीं होगा वह उदासीन विलयन होगा। इस प्रकार हम इसकी पहचान कर लेंगे। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा। और आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। चलिए, अगला जो प्रश्न है वो इस प्रकार है, क्या आसुत जल अम्लीय, क्षारीय या फिर उदासीन होता है? आप इसकी पुष्टि कैसे करेंगे? चलिए, तो आसुत जल की प्रकृति जो है वो उदासीन होती है। मतलब आसुत जल का मतलब जो साफ पानी होता है। हम लिटमस टेस्ट द्वारा इसकी पुष्टि कर सकते हैं। आसुत जल लाल या नीले लिटमस का रंग नहीं बदलता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि ये क्या होता है? उदासीन होता है। इस पे नीले या लाल लिटमस पत्र का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, इसके रंग में कोई चेंजेस नहीं आता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9, और यह अंतिम प्रश्न है इस अध्याय का, जो कि है कि नीले लिटमस पत्र को एक विलयन में डुबोया गया, यह नीला ही रहता है, विलयन की प्रकृति क्या है? समझाइए। तो हम क्या लिखेंगे कि नीले लिटमस पत्र को विलयन में डुबोने हम क्या लिखेंगे? नीले लिटमस पत्र को विलयन में डुबोने पर वह नीला ही रहता है, अतः विलयन की प्रकृति क्षारीय या उदासीन है। क्योंकि क्षार या फिर उदासीन विलयन में नीले लिटमस पत्र पे कोई असर नहीं होगा। ठीक है, तो आई होप कि ये चैप्टर जो है आपने अच्छे से समझ लिया होगा। बाकी के जो अध्याय हैं उनका वीडियो लेसन्स लेकर हम बहुत जल्द आपके समक्ष आएंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखें, और चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब करें, अपने दोस्तों को शेयर करें, और अगर आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक भी ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।